हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो जो हमारी बीएससी फिफ्थ सेम की फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, इसका थर्ड वीडियो लेक्चर जो है आज हम पढ़ेंगे। और इसमें जो है हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्केन की। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए थे, मेरे ख्याल से आपने वो कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो उनको कर लो भाई, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलोजिनेशन। ठीक, हेलोजिनेशन में क्या होता है, जो हमारा एल्केन है उस पे हमें जो हेलोजन है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से को भी हम सब्स्टिट्यूट अगर करें तो वो कहलाएगा हेलोजिनेशन। अगर क्लोरीन करेंगे तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन करेंगे तो ब्रोमिनेशन, ठीक है। इसी तरीके से आयोडीन करेंगे तो आयोडीनेशन। अब इसी चीज को जो है हमें पढ़ना है, कैसे कैसे क्लोरीनेशन होगा, ब्रोमिनेशन कैसे होगा, आयोडीनेशन क्यों नहीं होता है, या फिर उसके लिए कौन सी कंडीशन है जिसमें होगा, या फ्लोरीनेशन कराने के लिए हमें किस तरीके से जो है रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर जो है हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। वो सब जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में, और आगे जो है बहुत सारी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और जो है आइसोमराइजेशन, साइक्लाइजेशन रिएक्शन, वो सब जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में जो भी मैं आपको कराऊंगा उसका जो लिंक है, मैं पीडीएफ की फॉर्म में आपको ये नोट्स जो है प्रोवाइड कराऊंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से डाउनलोड कर लो इसको। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। देखो, सबसे पहले हेलोजिनेशन, तो डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन एटम का किसी भी हेलोजन से अगर कराएंगे तो वो कहलाएगा हेलोजिनेशन। देखो, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, वो तो तुम समझ में आएगा। जो हिंदी के बच्चे हैं या जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं हिंदी में जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ थ्योरी को, जिससे वे भी अपनी जो है एक हिंदी की थ्योरी बना ले, ठीक है। इससे दोनों को हेल्प हो जाएगी। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको तो वैसे भी समझ में आ ही जाता है चीज़ें, क्योंकि इंग्लिश में जो है उनको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो थ्योरी जो है हमारी इंग्लिश में, जिसके हिंदी में वो हिंदी में कन्वर्ट कर लो। मैं बोल तो रहा हूँ उसको हिंदी में। देखो, मेथेन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट और बाय हीटिंग द रिएक्शन मिक्सचर टू 523 टू 673 केल्विन गिव क्लोरोमीथेन। ठीक, देखो सीधा सीधा ये है कि अगर हम मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं और सनलाइट की प्रेजेंस में करा ले या फिर हीटिंग की कंडीशन दे के कराएं, तो हमारा जो है यहाँ पे क्लोरोमेथेन बनता है और एक HCl जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक। तो इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो HCl है। यहाँ पे क्या होगा, एक H हटेगा यहाँ से और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक Cl, ठीक है। और एक H और एक Cl जो है वो हमारा HCl से बाहर हो जाता है। लेकिन जो ये रिएक्शन होती है वो यहीं पर नहीं रुकती है, ठीक है। तो हमने लिखा द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप हियर, क्लोरोमीथेन फर्दर क्लोरीनेटेड टू डाइक्लोरोमीथेन, और डाइक्लोरोमीथेन जो है फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, और ट्राइक्लोरोमीथेन फिर से जो है क्लोरीनेटेड होकर टेट्राक्लोरोमीथेन बनाती है। यानी जो ये हमारा क्लोरीनेशन की हेलोजिनेशन में जो क्लोरीनेशन का स्टेप है वो हमारा इतने फाइनल नहीं हो जाता, टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं बन जाता, इतने नहीं रुकती है रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या होता है, अब जो हमने यहाँ पे CH3Cl बनाया है वो फिर से क्लोरीनेटेड होगा, क्योंकि जब तक इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक। देखो, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है, एक H एक Cl यहाँ से निकल के CH2Cl2 हो गया, अब डाइक्लोरोमीथेन हो गया, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। ये सॉल्वेंट यूज किया जाता है रिएक्शन में, ठीक है, सिंथेसिस में, ठीक। अब ये हुआ, फिर इसके बाद इसको जो डाइक्लोरोमीथेन का फिर से क्लोरीनेशन करो तो फिर हमारा जो है ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाता है, HCl बाहर हो जाता है। और फिर से करोगे तो सबसे लास्ट का जो हाइड्रोजन है वो फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके टेट्राक्लोरोमीथेन बनाता है, और इससे जो है हमारा जो है ये रिएक्शन यहाँ तक प्रोसीड करती है, ठीक। तो इस चीज को याद रखोगे कि जो हमारा ये हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन वाला स्टेप है उसमें जो है टेट्राक्लोरोमीथेन पे जाके स्टॉप होता है, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, अगर ब्रोमिनेशन करना हो तो सेम टू सेम इसी तरीके से जो है ब्रोमिनेशन हो जाएगा, लेकिन रीडली होता है इसका जो ब्रोमिनेशन होता है इस तरीके से। अगर हम डायरेक्ट आयोडाइजेशन कराएं तो क्या वो एल्केन का पॉसिबल है? तो मैं कहता हूं कि पॉसिबल तो है, लेकिन वो आप डायरेक्ट नहीं करा सकते हैं, उसके साथ हमें एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी। कैसे? देखो, अगर मान लिया आपने इसी तरीके से यहाँ पे आयोडीन लिया और आयोडीन के साथ यही कंडीशन देके आपने सोचा कि यहाँ पे आयोडोमेथेन बन जाए, तो ये होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? तो उसकी एक कंडीशन है, वो है इसका जो काउज है, इसका जो कारण है वो यह है कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है।
रिवर्सेबल रिएक्शन का मतलब ये है कि जब इसमें प्रोडक्ट बनता है तो वही प्रोडक्ट जो है फिर वापस में जो है हमारा जो है स्टार्टिंग को बना देता है, यानी सबस्ट्रेट बन जाता है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से फिर जो है वो सबस्ट्रेट बन जाता है। वो हो क्यों रहा है? वो हो रहा है HI की वजह से, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है। मैंने आपको पीछे जो है प्रिपरेशन जब फॉर्मेशन कराया था, प्रिपरेशन कराई थी एल्केन की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ से आयोडीन, अगर हमें एल्केन बनाना है तो हम एल्किल हैलाइड लेके और उसके आयोडीन को या फिर हैलोजन को जो है यहाँ से निकाल के पर्टिकुलर वही एसिड लेके तो हम जो है एल्केन बना सकते हैं। यानी हमें ये आयोडीन निकालना है तो HI लेंगे और उससे जो है हम जो है यहाँ पे एल्केन बना लेते हैं। करा था हमने पीछे ये मेथड। लेकिन इस बार क्या करना है आपको, अगर यहाँ पे रिएक्शन में ये प्रेजेंट रहेगा, यानी रिएक्शन में आयोडीन के साथ कराने पे ये बनेगा और ये बनेगा तो फिर से वापस में एल्केन बन जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस HI को खत्म करना पड़ेगा। तो इससे जो है क्या होगा, HI तो हमारा जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और HI ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाएगा, आयोडीन में चेंज हो जाएगा। और आयोडीन में चेंज होगा तो फिर अगर जो स्टार्टिंग बची हुई भी रिएक्शन वो भी आयोडीन के साथ ही करा रहे हैं हम, और आयोडीन इसके जो है ऑक्सीडेशन से बनेगा तो फिर जो है ये हो जाएगा, फिर हमारी रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड होगी। तो उसी चीज को लिखा है, हाउएवर आयोडीनेशन कैन बी कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट such as iodic acid. Iodic acid लेंगे which destroy the hydrogen iodide as soon as it is formed. जैसे ही ये बनेगा इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और इससे जो है रिएक्शन फिर हमारी जो है राइट डायरेक्शन में चलेगी, यानी हमारा जो है प्रोडक्ट ही बनेगा, फिर जो है ये वापस में नहीं जाएगी। क्या करेगा ये जो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड है उसके साथ ये जो हमारा आयोडिक एसिड है वो रिएक्शन करके आयोडीन बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। इस तरीके से ये HI यहाँ से रिएक्शन से खत्म हो जाएगा, तुरंत बनते ही साथ ही तुरंत ये रिएक्शन उसके साथ हो जाएगी, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, और हमारा जो है फिर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगी। आई बात समझ में? अब इसी तरीके से अगर हमें डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करना हो तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन जो होता है वो एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, उसको हम नहीं कर सकते। और कर भी सकते हैं तो हम उसको जो है फिर डाइल्यूटिंग फ्लोरीन जो होता है हमारा उसके साथ और इनर्ट गैस की जो कंडीशन है नाइट्रोजन वगैरह लगा के RB पे और बहुत डाइल्यूट करके फ्लोरीन को, तब हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा हमें फेवरेबल नहीं लगती है कि हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करते ही नहीं है। अगर हमें एल्किल हैलाइड का फ्लोरिनेशन करना हो तो हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक जो फ्लोराइड होते हैं हमारे उनके साथ ये रिएक्शन करा देते हैं, यानी हम जो है रिप्लेसमेंट रिएक्शन करा देते हैं। देखो यहाँ पे मान लिया हमारे पास एल्किल क्लोराइड है और क्लोराइड से हमें फ्लोराइड बनाना, तो ठीक है हम एक काम करते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट जो है हमारे जैसे आर्सेनिक के ट्राइफ्लोराइड है, फिर जो है हमारा Hg2F2 है, इनकी कंडीशन में जो है हम, और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है उसकी Al2O3 की सपोर्ट भी रहेगी साथ में इसके, ठीक है, इसकी कंडीशन में जो है हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे हमें इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करेंगे, हम पहले जो है हमारे से क्या बन सकता है आसानी से, हमारा सीधा क्या होगा, हमारा जो है क्लोरो जो एल्केन है वो तो हमारी आराम से बन जाएगी, उसका फिर रिप्लेसमेंट करा देंगे इस वाले साल्ट को यूज करके, फ्लोरीन में चेंज कर देंगे, और जो ये है ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, इस तरीके से ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो जो एल्किल फ्लोराइड है वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट भी बन जाता है और कभी कभी जो है टिप्पणी में भी टॉपिक जो है एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारी जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है, तो देखो पहले सबसे पहले जो आप जो है मेरे ख्याल से ये सब पढ़ के आए हो, क्योंकि BSc 5th सेम में आ गए और इससे पहले का जितना भी सिलेबस था उसमें कई बार हमने नाइट्रेशन सल्फोनेशन वगैरह पढ़ लिया है, बेंजीन रिंग पे ये रिएक्शन हमने पढ़ लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा डीप मुझे जो है कराने की नीड नहीं है, लेकिन मुझे जितना लगता है कि हाँ ये आपके लिए जरूरी है उतना मैंने यहाँ पे कराया है। देखो यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या है कि एल्केन का एक H हटाना है और उसकी जगह NO2 ग्रुप लगा देना है। NO2 ग्रुप आता है HNO3 से, ठीक है, HNO3 यूज करेंगे नाइट्रेशन के लिए और NO2 ग्रुप लगेगा, रिप्लेसमेंट होगा इसमें से, क्या रिप्लेस करेंगे हम रिप्लेस करेंगे यहाँ से H हटाएंगे और उसकी जगह NO2 लगाएंगे, ठीक है। तो वही हमने जो है यहाँ पे लिखा। देखो जैसे मेथेन है, मेथेन का जो है हमें जो है नाइट्रेशन करना है, तो HNO3 को मैंने इस तरीके से लिख लिया, देखो HNO3 O3 है ना, इसको मैंने OH कर लिया और NO2 को अलग कर लिया, जिससे आसान इजी वे में हम समझ जाएंगे। जो CH4 है मेथेन, उसका एक H को इस तरीके से लिख लिया, H2O इसमें से निकाल दिया बाई प्रोडक्ट, और ये जो है डायरेक्ट जुड़ गया है CH3 से, CH3NO2 और ये बन गया। इसी तरीके से हायर एल्केन वगैरह में भी करना चाहो तो उसमें कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब नाइट्रेशन या फिर क्लोरीनेशन वगैरह करते हैं तो बहुत सारे जो है हमारे
जो पॉसिबल मोनोमर्स है, डेरिवेटिव है, वे बनते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो यहाँ पे थ्योरी में जो हायर एल्केन होते हैं उनमें क्या होता है कि जो नाइट्रेशन है वो मैक्सिमम पॉसिबल मोनो डेरिवेटिव जो है वो देता है। कैसे देता है वो यहाँ पे देखो जब मैं आगे आपको ये कराऊंगा जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको कराने से पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको थर्मल डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो मैं आपको कराता हूँ। देखो यहाँ पे समझो, जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें आप देख रहे हो कि अगर हीटिंग में अगर किसी एल्कोइन को हीट करते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे तो वो एल्कीन में चेंज हो जाता है और मेथेन जो है इसने यहाँ से जो है रिलीज कर दिया है। या फिर ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो ऐसे एल्कीन बना देगा इसी सेमी सबस्ट्रेट का इस तरीके से, और हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो ये डीकम्पोज हो गया है, ठीक है, ये जो है डिग्रेड हो गया है कंपाउंड हीटिंग पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, देखो आपने देखा कि अगर हीटिंग देते हैं ज़्यादा तो डिग्रेड होकर एल्कीन और CH4 बन गया, एल्केन दोनों बन गए हैं, ठीक। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पे इस वाली रिएक्शन पे आते हैं नाइट्रेशन कराने के लिए, HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हम इसकी, ठीक है, यहाँ पे HNO3 लिख लेना, ठीक है भाई, यहाँ पे छूट गया है HNO3। देखो यहाँ पे HNO3 जो है जब हम लेते हैं और टेम्परेचर ज्यादा देते हैं तो ये यहाँ से भी ब्रेक कर जाता है, एल्कीन बनती है, फिर उसके साथ जो है NO2 लग जाता है। तो ये सब जो है कंडीशन बनती है। तो पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं ब्रेकिंग और जो हमारी रिएक्टिव साइट है उन पे जितने भी बन सकते हैं उतने हमारे मैक्सिमम यहाँ पे डेरिवेटिव बनते हैं। अब सबसे पहले तो यही है कि CH3 का जो है एक H हटेगा और उसकी जगह NO2 लगेगा तो HNO2 हो गया। यहाँ पे जो है ये रिंग हो, ये हमारी चैन होगी और फिर उसके साथ NO2 हो गया। एक ये है कि CH2 का हट जाए यहाँ से और यहाँ पे NO2 लग जाए। अब क्या हो गया आपकी, इसका एक H हटा लो, यहाँ पे NO2 लगा लो, तो भाई वो जो है हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा, क्योंकि CH3 CH2 और फिर CH2 NO2 हो तो वही तो ये लिखा हुआ है, वो तो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो दो कंडीशन तो हमारी होगी ये। तीसरी कंडीशन ये है कि ये हमारा यहाँ से जो है CH3 ब्रेक कर गया, अब यहाँ पे जो CH2 बचा उसके साथ NO2 लग गया, या फिर जो ये CH3 है उसके साथ NO2 लग गया। तो इस तरीके जितने पॉसिबल हो सकते थे हमारे उतने हमारे हो गए। अब चाहे CH3 यहाँ से टूटे या फिर इधर से टूटे, सब आइडेंटिकल ही रहेगा। अगर इधर से टूट के यहाँ पे लगेगा तब भी यही बनेगा और इसी CH3 के साथ ये रहेगा, तो वो सब आइडेंटिकल कंडीशन होती है। तो उसमें इतना ज्यादा नहीं। तो यहाँ हमारे पास जो है नाइट्रेशन कराने पे जो हमारा ये मैथेन, एथेन, प्रोपेन, तो जो प्रोपेन है उसमें हमारे जो है 4 डेरिवेटिव बने हैं। ये आया ना समझ में। इसकी अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो देखो मैकेनिज्म किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले जो HNO3 है उसको इस तरीके से हम देखो, रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इस चीज को याद रखोगे। इसका जो मैकेनिज्म है वो रेडिकल मैकेनिज्म है। जो OH NO2 करके मैंने लिखा है ये HNO3 है, ठीक है, HNO3 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो वो कुछ इस तरीके से होता है, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से और एक OH होता है, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा जो है HNO2 है, NO2 और ये जो है OH, इस तरीके से अगर मैं इसकी ओपन स्ट्रक्चर लिखूं, आपने पढ़ी होगी। इसका हमने होमोलेटिक फ्यूजन कराया है, GOC आपने पढ़ी होगी 11th में भी, वहां पे बताते हैं। होमोलेटिक फ्यूजन में क्या होता है कि जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास पहुंच जाएगा एक इसके पास, तो ये होता है रेडिकल फॉर्म। तो ये OH रेडिकल बन गया, ये NO2 रेडिकल बन गया। अब जो रेडिकल होते हैं फिर इनहेंस कहते हैं दूसरे रेडिकल को ब्रेक करने के लिए। तो जो हमारा रिएक्शन में पड़ा हुआ एल्केन है, एल्केन का जो एक हाइड्रोजन है वो निकाल देगा यहाँ से। आई बात समझ में कि जो OH रेडिकल आएगा वो इनहेंस करेगा कि इस वाले H को जो है हम यहाँ से निकाल ले। तो ये भी जो है फिर रेडिकली फॉर्म चाहिए, तो यहाँ से फिर ये जो है होमोलेटिक फ्यूजन होगा और यहाँ से जो है H जो है इसके साथ निकल जाएगा, OH के साथ ये H2O बना लेगा, और जो R है वो हमारा फिर से रेडिकल की फॉर्म में हो जाएगा। अब जो R है वो यहाँ पे जो NO2 रेडिकल बना था उसके साथ रिएक्ट करेगा और दोनों रेडिकल आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे जिससे RNO2। ये मैंने जो है इसको जो है सैम्बल में किया है। आप अगर चेंज करना चाहोगे तो वो इसी तरीके से, जैसे CH4 पे ये वाला मैकेनिज्म दिखा दो, सेम टू सेम R की जगह जो है अपना सबस्ट्रेट रख लो और सेम टू सेम ऐसे जो है R की जगह सबस्ट्रेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आया होगा। अब चलो अब चलते हैं हम सल्फोनेशन पर। सल्फोनेशन क्या होता है, तो देखो जैसे हमने NO2 ग्रुप लगाया है एल्केन पर, इस बार हम SO3H ग्रुप लगाएंगे और इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो करेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड। और जो
ये सल्फ्यूरिक एसिड जब हमारी छोटी चेन रहेगी उनके लिए तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेंगे, और जब हमारे पास बड़ी चेन रहेगी जो लॉन्ग चेन होती है उसके लिए हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ओलियम बोलते हैं, ओलियम को यूज करेंगे। ठीक, अब देखो कैसे होगी रिएक्शन उसको समझो। H2SO4 है, उसको मैंने SO3H और OH करके ऐसे ही लिख लिया है सेम, जिससे हमें आसान रहे। तो हमने फिर से जो है मैंने N-हेक्सेन पे, पहले इसको थ्योरी को पढ़ लो क्योंकि मैंने N-हेक्सेन पे ही डायरेक्ट जो है रिएक्शन करा दी थी, पहले आप यहाँ पे समझ लो। इट इज ए प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H. Sulfonation of hexane and higher member may be carried out by treating the alkane with oleum fuming H2SO4. देखो जो छोटे मॉलिक्यूल है उन पे तो जो H2SO4 है उससे काम हो जाएगा, लेकिन जो हेक्सेन और हेक्सेन से आगे के जितने भी मेंबर की सीरीज है उनके लिए हम ट्रीट करेंगे ओलियम। ओलियम क्या होता है? फ्यूमिंग H2SO4, जिससे हमारे जो है हमारा लिक्विड होता है उससे जो है फ्यूम्स निकलती रहती है। आपने देखा भी होगा ये जो लेबोरेटरी में अगर आप अपने गए हो तो वहां पे ये चीजें आपको दिखी होंगी। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने हेक्सेन लिया, C6H14 होता है, उसका एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया, 13 हो गया। ऐसे ही H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई तो यहां से जो है हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा और ये जो है इसका यहाँ पे सल्फोनिक एसिड बन जाएगा और इसको बोलते हैं हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि हेक्सेन मैंने यहाँ पे यूज किया तो हेक्सेन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे बनेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा। मैकेनिज्म की बात करें तो इसका रेडिकल मैकेनिज्म होता है, कैसे होता है? वही इसी तरीके का फ्यूजन है जैसे हमने पिछले सेम किया है, तो इतना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सेम टू सेम होमोलेटिक फ्यूजन करो इसका, ठीक है। एक रेडिकल इसके पास R के पास आएगा, OH इससे एक H ले लेगा एल्केन से, फिर R रेडिकल बनाएगा, R रेडिकल SO3H के साथ रिएक्शन करके एल्केन सल्फोनिक एसिड बना लेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आया होगा, ये बहुत आसान था, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, सेम टू सेम नाइट्रेशन के तरीके से था। चलो अब जो फोर्थ हमारी रिएक्शन है वो है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये जो है हमें लेबोरेटरी में भी काफी बार परफॉर्म करते हैं हम सिंथेसिस में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास 6 मेंबर की या फिर उससे ज़्यादा लंबी कोई चेन है एल्केन की, तो उसको एरोमेटिक कहते हैं। पहले उसको साइक्लाइज करते हैं और फिर उसके बाद उसको एरोमेटिक कहते हैं। कैसे होती है देखो यहाँ पे रिएक्शन से समझो। इसमें जो कैटलिस्ट यूज करेंगे हम वो वैनेडियम या फिर क्रोमियम के ऑक्साइड यूज करेंगे, ठीक है। देखो हमने जो है 6 मेंबर की हमारे पास चेन है एन एल्केन, एन इसको हेक्सेन लिख लो, ठीक है, ये हेक्सेन है हमारे पास, ठीक है। एन हेक्सेन हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें जो है बेंजीन हम यहाँ पे बना लेंगे। तो एन हेक्सेन लिया, इसमें जो है हमने एरोमेटाइजेशन कराया, तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, एक यहाँ से, दोनों H2 करके निकल जाएंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये रहा, इस तरीके से इसको जो है हमने जो है फिर साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में ऐसे लिख लिया, ठीक। अब हमें जो है इसमें एरोमेटिक इसको बनाना है, तो एरोमेटिक जैसे बेंजीन होती है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है आपको पता है कि हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे, तो 6 हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पे, तो हम 3H2 करके इसको जो है यहाँ से निकाल देते हैं और ये जो रिंग है हमारी हो जाएगी एरोमेटिक। इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, और जो पहला स्टेप था वो था साइक्लाइजेशन, ठीक है। तो साइक्लाइजेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन जो स्टेप होता है वही कहलाता है एरोमेटाइजेशन, ठीक है। इसमें बेंजीन हमारी यहाँ पे ये बनती है, ठीक है, ये बेंजीन हमारे यहाँ पे बन गया। अब चलो ऐसे ही अगर 7 मेंबर की अगर हम रिंग ले लेते हैं, जैसे एन हेप्टेन हमने लिया है, तो उसमें भी अगर हम साइक्लाइजेशन कराए उसके बाद इसका डिहाइड्रेशन कराए, तो देखो साइक्लाइजेशन जब कराएंगे तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। 7 मेंबर की तो रिंग नहीं होती क्योंकि फिर वो एरोमेटिक नहीं होगी, तो हम इसको 6 मेंबर ही बनाएंगे। यहाँ से एक जो है हाइड्रोजन जो है हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक, और फिर उसके बाद जो है इसका जो है डिहाइड्रोजिनेशन कराने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है CH3 टोलुइन बन जाएगा और 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाएंगे। कैसे 4 हाइड्रोजन निकलेंगे? तो 3 हाइड्रोजन तो हमारे यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल, एटम की बात नहीं कर रहे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है 3 यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, तो टोटल जो है हमारे पास 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकलते हैं। ये आपके मेरे हिसाब से ये आपको जो है समझ में आया होगा। अब चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या मतलब? एल्काइल चेन को जोड़ना, ठीक है। हमें जो है चेन को बढ़ाएंगे तो एल्काइलेशन हम यहाँ पे कराएंगे, यानी एल्किल ग्रुप को ऐड कराना। मतलब ये है कि 2 चेन को जो है वो आपको जो है जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो देखो यहाँ पे जो है जो एल्काइन है, मतलब जो एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन लेंगे और जो हमारी एल्कीन है उसके साथ रिएक्शन कराने के बाद हम ये बनाएंगे। इसमें जो हम प्रेजेंस रखते हैं वो हीट करते हैं और इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 और H प्रेजेंस में हम ये कहते हैं, तो लार्जर ब्रांच हमारी जो एल्केन चेन है वो बनती है। कैसे होती है देखो यहाँ पे,
एक तो लेते हैं, हमने लिया यहाँ पे, एक तो थर्ड डिग्री हमें यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड डिग्री जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो जल्दी निकलता है, और जो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है वो हमारा स्टेबल बनता है, ठीक है। तो स्टेबल कार्बोकैटायन जीओसी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपको पता है कि थर्ड डिग्री का जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं जो जितने भी एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो कुछ नहीं होना यहाँ से, सिर्फ सिंपल सा यही है कि यहाँ से ये निकलेगा और इस पे डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस जगह पे, और ये सब जो है मैकेनिज्म में हम समझ लेंगे, नीचे मैकेनिज्म है, ये सब हो जाएगा मैकेनिज्म में, इस पर नहीं लिखते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये एल्काइल चेन हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी यहाँ पे, ठीक। अब देखो, अब हमारे पास मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में किस तरीके से है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि जो हमारा H2SO4 या फिर H हमने H लिया है, HF लिया है, वो प्रोटोनेट करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ से जो है एल्कीन है उसमें जो डबल बॉन्ड है वो H+ के पास अटैक करेगा और इसको लेके यहाँ पे CH3 बना देगा, और इधर जो बॉन्ड को अगर हम इधर साइड तोड़ रहे हैं तो इधर जो है निगेटिव चार्ज उस पर ये ऐड हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो है वो कार्बोकैटायन बन जाएगा। सिंपल सा है, मैंने जो है सीधा इस पे अटैक दिखा दिया एल्कीन का। आप अगर ऐसे तोड़ के इस पे कराओगे, ठीक है, ऐसे कर लेना इस पे, तो ये CH2 माइनस पे जुड़ जाएगा और फिर ये हो जाएगा, ठीक। कार्बोकैटायन हम उधर को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर इधर कार्बोकैटायन बनेगा तो 1 डिग्री रहेगा, वो स्टेबल नहीं है, इधर बनेगा तो स्टेबल रहेगा, और ये बनने के बाद ये कितना हो जाएगा, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा, स्टेबल है। अब ये जो 3rd डिग्री कार्बोकैटायन है, इस पर जो है फिर एल्कीन जो है, क्योंकि एल्कीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो जो है कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगी और ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगी। इस पर अटैक करेगी तो इस साइड बॉन्ड टूट रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, CH2 करके जुड़ जाएगा, माइनस आएगा इस पे, ठीक है। पहले ये इधर टूटेगा, इस पे आएगा माइनस, वो माइनस जो है वो अटैक करेगा इस पे। तो जिस साइड को जो है हमारा एरो लगा हुआ है उसी साइड को तोड़ रखा है हमने, ठीक है। तो इस चीज में इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब देखो ये कर दिया, फिर इसके बाद जो है कार्बोकैटायन अब कहाँ बना है, इस वाले कार्बन पे बन गया। अब ये वाला कार्बन जो है, फिर जो हमारा एल्केन है बाकी का बचा हुआ, जो हमने यहाँ पे ब्यूटेन लिया था ना, जो आइसोब्यूटेन लिया है यहाँ पे, उसकी अभी तो रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा होगा वो, उससे जो है प्रोटोन ले लेगा। तो यहाँ से प्रोटोन लेके जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा ये रहा, और फिर जो है फिर से कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, फिर से इस पे एल्कीन जो है अटैक करेगी। इस तरीके से जो रिएक्शन जो है फॉर 2nd एंड 3rd स्टेप जो है वो चलते ही रहेंगे ओवरऑल, ठीक है, ओवर एंड ओवर। थर्मल डीकम्पोजिशन के स्टेप पे रिएक्शन पे आते हैं, तो मैंने आपको ये अभी समझाई थी थर्मल डीकम्पोजिशन, कि ज्यादा हीट करेंगे तो ये एल्कीन में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, और एक जो है यहाँ पे हमारा एल्केन बन जाता है, स्मॉल एल्केन बन जाता है, ठीक है, लोअर एल्केन एंड एल्कीन बन जाते हैं। या फिर वो जो दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे एल्कीन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जो है एक हाइड्रोजन गैस वो निकल जाए, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाए यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद सबसे लास्ट जो हमारे पास बचता है वो है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या है, आपने आइसोमर पढ़े, अभी मैं आपको करा के आया हूँ कि आइसोमर क्या होते हैं। जैसे हमारा ये एन-हेक्सेन है, इसको वो सॉरी एन-ब्यूटेन है, तो इसको ब्यूटेन को हम जो है आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करना, तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर लेंगे ब्रांच में, ठीक है। तो जो ये हमारा ब्यूटेन है, एन-ब्यूटेन, ठीक है, स्टेट लॉन्ग चेन जो है वो चेंज हो जाएगी इसके आइसोमर में, ठीक है, आइसोब्यूटेन में चेंज हो जाएगी। तो बस आज का जो है हमारा इतना ही टॉपिक था। इसका सब्जेक्ट रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लो, एक बार खुद से पढ़ लो, एक बार वीडियो से समझ लो। इस तरीके से हमारा जो है ये सब कुछ जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक। इसका अब जो है एक लेक्चर और बचा है, जिसमें हम जो हमारा हेलोजिनेशन है उसका मैकेनिज्म और उसकी रिएक्टिविटी, और इस तरीके से एल्केन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर साइक्लो एल्केन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये था, अब इसको जो है अपना हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पहले वो बनाओ, फिर से वीडियो देखो, और उस तरीके से फिर आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। और असाइनमेंट आज के वीडियो लेक्चर में नहीं है, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसके बाद जो है एक असाइनमेंट और होगा, उसके बाद उसको सोल्व कर लेना।